तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पर शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। सभी क्वेश्चंस मैंने सिर्फ बोलने के लिए कहा है, हालांकि इस वीडियो में सिर्फ 5 या 6, इसमें जो 5 है ना, इसी 5 क्वेश्चंस पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, लिखने का पैटर्न क्या होगा वो आपको अच्छे से समझना है। और फिर ये जितने भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, इससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट था पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं और यहाँ पर आप सीधे पहुँच गए हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला था, नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। और इसमें देखिए क्या कहा है, पहला क्वेश्चन में हमें इसको सिद्ध करना है क्या कि आपका ये जो फलन है वो आपकी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, वह निरंतर वर्धमान फलन है। हमें इसको प्रूव करना है। करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 2 होते हैं, लेकिन हम लोग जो करेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि इस फलन को अवकलन करने के बाद यदि फलन का मान 0 से बड़ा होता है तो निरंतर वर्धमान होगा, 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव होता है तो वो फलन ह्रासमान होगा, 0 से बड़ा होता है f' का मान तो वो आपका निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपका किसी काम का नहीं है, आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, सब उलझ जाएंगे। तो पहले वाले वीडियो को आपको देखना है, उसके बाद से यहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, चलिए जो आपका पहला फलन है, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका फलन क्या है, फलन है आपका f ऑफ x, यानी कि f(x) इक्वल टू दिया गया है 3x + 17, ये दिया गया है। यहाँ पर मैं पूरी अच्छे से लिखने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद से आपको कैसे आगे के क्वेश्चंस को लिखना है ये आप बखूबी जान जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद से ये क्या है, हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है ना, हल में हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो हमने इसका अवकलन कर दिया, f' का मान कितना आ गया, 3x का हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया था, यदि f' का मान 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान फलन, 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, इसका मतलब वो ह्रासमान फलन। ये क्या है, 3 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो आपका क्या होगा, फलन निरंतर वर्धमान होगा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f' ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, 0 से बड़ा है ना, 3 0 से बड़ा है, तब इसीलिए क्या होगा, f(x), ये जो फलन होगा, फलन ऑफ f(x) अंतराल, ये अंतराल पर भी लिख सकते हैं, रियल नंबर पर f'(x) फलन f(x) इक्वल टू क्या है, 3x + 7 क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। निरंतर वर्धमान होगा कि वर्तमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, कुछ मत लिख दीजिएगा, निरंतर वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है ना, अब जब निरंतर वर्धमान है तो आपका ये वर्धमान भी होगा। लेकिन हमसे तो ये पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि देखिए कि ये जो फलन है वो आपका निरंतर वर्धमान फलन है किसी वास्तविक संख्या r पर। तो ये आपका क्या है, किसी वास्तविक संख्या r पर, ये तो हम प्रूफ कर रहे हैं। कोई भी वास्तविक संख्या -∞ से लेकर ∞ तक कोई भी संख्या आएगी जिस पर यह फलन निरंतर वर्धमान होगा। एक बात और बता दें आपको, यहाँ पर आपका एक पूरा इंटरवल नहीं दिया गया है कि इस इंटरवल में जाँच कीजिए। कुछ ऐसे इंटरवल होंगे जिस पर यह फलन जो होगा वो आपका ह्रासमान फलन होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा इंटरवल होंगे, जैसे अगर मैं आपको कह दूँ कि -5 नहीं 15, ओके, -15 और नहीं 5 6 3 18, तो -6 से लेकर 10 तक अगर मैं करूँ, ठीक है ना, -6 से लेकर 10 तक, तो -6 से लेकर 10 तक करें, यानी कि -7 पर अगर देखें तो -21 + 17 -4 आ रहा है, और -4 इसका मतलब निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो ये ह्रासमान होगा। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है, पूरा आपका यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है, सिर्फ कहा है कि रियल वास्तविक संख्याओं पर दर्शाइए। तो वास्तविक संख्याओं पर ये आपका वर्धमान भी होगा और वास्तविक संख्या पर ये आपका ह्रासमान भी होगा। ठीक है ना, तो इंटरवल अगर उसमें इंटरवल दे देगा, ठीक है, इंटरवल यहाँ पर नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए सब में इंटरवल दिया गया है। और एक और बात है, इंटरवल जो भी दिया रहता है वो आपका ओपन इंटरवल दिया रहता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल पर हम लोग वर्धमान और ह्रासमान जांच नहीं करते हैं, जब भी करेंगे ओपन इंटरवल पर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो लिखने का तरीका ये आपका सेम है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, f(x) आपका निरंतर वर्धमान फलन होगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसा होगा आपको मालूम है ना। चलिए, ठीक है, ओके। ये आप ये भी लिख सकते हैं इधर से ना, हम लोग जानते हैं f' ग्रेटर देन 0 होता है तो आपका वर्धमान फलन होता है, तब f' ग्रेटर देन 0 और तब फलन निरंतर वर्धमान फलन होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए, ये आपका दूसरा दिया गया है। दूसरा क्या है, ये भी आपका r पर जांच करना है, रियल नंबर पर जांच करना है, और ये है क्या, f(x) इक्वल टू e⁻²x है, और ये भी कहा है निरंतर वर्धमान फलन है, ये आपको जांच करना है। तो क्या करते हैं, दिए गए फलन का हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद ये देखते हैं कि अवकलन का मान
अवकल जो समीकरण होगा, अवकलन का मान यानी कि dy/dx स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो आपका 0 से बड़ा होगी या 0 से छोटा होगी। और करने का मतलब, अवकलन करने का मतलब यही तो है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, जिसे हम लोग f' भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा f', जिसे हम लोग चाहें तो आप भी चाहें तो dy/dx लिख सकते हैं। इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता हम जांच कर रहे हैं कि यह वास्तव में x अक्ष के साथ धनात्मक कोण बना रहा है या ऋणात्मक कोण बना रहा है, यही तो है ना। तो इसका मान कितना होगा, e⁻x का e⁻x ही रहता है, फिर आपका 2x का हो जाएगा 2। चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, कुछ बड़ा चीज़ जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हाँ क्लास 9th में तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर आपके पास e⁻x होता है तो उसका मान 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 और ऐसे ये बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या है 1, अगर x का मान 0 भी हो जाए तो ये सभी के सभी मान 0 होंगे, लेकिन ये आपका क्या है 1 से 8 है तो इसका मान 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो उसके बाद से क्या है 0 से बड़ा है। हालांकि यहाँ पर क्या है e⁻2x है, e⁻x का इतना होता है तो e⁻2x का 2 प्लस आपका यह क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 2x², मतलब ये भी इसका मान 2 से बड़ा ही आएगा। ठीक है ना। तब यहाँ पर हो जाएगा तब e⁻2x ये आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0 का मान, अगर x का मान 0 भी हो जाए तो इसका मान बचेगा 1, और 1 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। तब हम क्या हो जाएगा यहाँ से e⁻x2x, अतः फलन क्या होगा, तब नहीं अतः फलन निरंतर वर्धमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है ना, निरंतर वर्धमान नहीं होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। दिए गए अंतराल पर भी आप चाहें तो ये लिख सकते हैं r पर। ठीक है, ओके। r पर लिखने का मतलब ये है ना कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं when, जब x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर इन्फानाइट। ठीक है ना, तब क्या होगा, यह निरंतर वर्धमान होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप बनाएंगे। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमें इसको सिद्ध करना है, क्या ये आपका फलन दिया गया है। ठीक है, फलन दिया गया है, पद्धत फलन है। इस अंतराल में ये निरंतर वर्धमान होगा, किस अंतराल में 0 से लेकर π/2 में, और इस अंतराल में क्या होगा ह्रासमान होगा। और इसका से एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है 0 से π में न यह वर्धमान है और न यह ह्रासमान है। मैंने आपको केसेस बताए थे, वर्धमान और ह्रासमान, न ही वर्धमान होता है न ही ह्रासमान होता है। क्या होता है, एक तो बढ़ेगा दूसरा आपका घटेगा, मतलब एक के लिए तो पॉजिटिव होगा dy/dx f' का मान, और दूसरे के लिए नेगेटिव होगा, तो वो ना ही ह्रासमान होगा ना ही वर्धमान होगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा दूं, आइए मिटाते हैं और इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, आपका तीसरा है। ठीक है, तीसरा f' का मान क्या दिया है f(x) का मान क्या है यहाँ से sin x है। ठीक है, ओके। तो आपको मालूम है ना, हाल आपको कैसे करते हैं, सबसे पहले फलन का अवकलन करते हैं। ओके, आइए अवकलन करते हैं। तो यहाँ से करेंगे f'(x) स्पर्श रेखा की प्रवणता, यहाँ से क्या निकलेगा sin x का हो जाएगा cos x। अब किस अंतराल में दिया है 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा, चाहे वो cos हो या tan हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा 0 से π/2 में या पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है dy/dx का मान 1 से बड़ा होगा, अरे पॉजिटिव होगा इसका मतलब 1 से बड़ा होगा, और जब 1 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब वर्धमान फलन होगा, सिद्ध हो गया। जब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, अंतराल, जो भी ये अंतराल दिया गया है ना, और ये अंतराल क्या है x बिलोंग्स टू क्या है 0 से π/2 है। देखिए आपका कौन सा ओपन इंटरवल दिया है, ना कि आपका क्लोज इंटरवल दिया है। ओपन इंटरवल में बात करेंगे, जब भी हम अंतराल की बात करेंगे ओपन इंटरवल में बात करेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि अंतराल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। त्रिकोणमितीय पॉजिटिव होने का मतलब 0 से बड़ा होता है ना, जब आपका नेगेटिव होगा इसका मतलब 0 से छोटा होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, अतः क्या हो जाएगा cos x और ग्रेटर देन 0
होगा ना, जब मान पॉजिटिव होंगे और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जरूरी नहीं है कि cos x प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी मान पॉजिटिव होते हैं। तो cos x ग्रेटर देन 0, अतः ये जो फलन होगा, फलन क्या है, वो निरंतर वर्धमान होगा। बस हमें ये इतना ही प्रूफ करना है, कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही है। एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा और अंतराल भी दिया है 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 मतलब प्रथम चतुर्थांश से तो होता है। एक काम करते हैं ना, मैं इसको बना ही देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका एक अंतराल बना रहे हैं, ठीक है, दिखाई तो देता होगा ना, उम्मीद करते हैं दिखाई देता होगा। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये आपका 0 डिग्री या 360 डिग्री इसको बोलते हैं, 360 डिग्री। ये आपका होता है π/2 90 डिग्री होता है, और ये आपका होता है पाई डिग्री 180, और ये आपका होता है 270 डिग्री, जिससे अगर पाई के पदों में लिखेंगे तो 3π/2 हम इसे लिखते हैं, ठीक है। 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी मान पॉजिटिव, तो आपका cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसको नहीं लेना है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, उसके बाद जो आएगा उसको लेना है। तो यहाँ पर cos x प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। जब प्रथम चतुर्थांश में cos x पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होता है, अर्थात फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं। ये आपका तो ए था, क्या था, ए था, हम लोग बी चलते हैं। बी क्या है, π/2 से पाई, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स है, ठीक है ना। और अंतराल भी देखिए कितना मज़ेदार दिया है, अंतराल ओपन इंटरवल में क्या दिया है, π/2 से पाई में दिया है। कोई बात नहीं, π/2 से पाई में दिया है, और कहा है हमें दिखाइए कि यह क्या है, हर समान होगा। तो एक काम करते हैं ना, ब्लू, ये आपका ब्लू हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम किसको लेकर चलेंगे, cos x को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अंतराल π/2 से पाई है, π/2 से पाई है, इसका मतलब क्या है, दूसरे चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में cos x का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब 0 से छोटा होता है। अगर यहाँ पर cos x यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट अवकलन 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा। हास्यमान होगा कि निरंतर हास्यमान होगा, ठीक है ना। एक बात और देख लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में cos x क्या होता है, इसके sin x का डिफरेंशिएट करेंगे cos x। अब cos x को देखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव होता है। cos x द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है, और जब निगेटिव होता है इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएट है 0 से छोटा, क्या रहेगा, इसका मान 0 से छोटा आएगा, निगेटिव है। जब 0 से छोटा आएगा तो निरंतर हर्षमान फलन हो जाएगा। एक बात और देखिए, अगर इसके जगह पर sin x के जगह पर cos x होता तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, -sin x होता है, -sin x होता। अब मैं इसको करा देता हूँ, उसके बाद से उसको भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, लिखेंगे इसको कैसे, चूँकि हम फिर से यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं अंतराल इतना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हम लोग जानते हैं, अब ये लिखने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकल टर्म में मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई के बीच में, ठीक है ना, इतना में cos x क्या होता है, निगेटिव होता है, cos x। और एक काम करते हैं ना, cos x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, cos x निगेटिव होगा, और जब cos x लेस देन 0 है, इसका मतलब निरंतर हास्यमान फलन होगा। अतः फलन निरंतर हास्यमान होगा। हास्यमान फलन होगा, ठीक है ना। बस इतना ही आपको लिखना है। एक काम करते हैं, इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये मार्क लगा दीजिएगा, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अंतराल दिया गया है, एफ डैश एक्स ज्ञात किया, हम लोग जानते हैं cos x द्वितीय चतुर्थांश क्यों, क्योंकि π/2 से पाई है, π/2 से पाई, इसका मतलब द्वितीय चतुर्थांश में cos निगेटिव होता है, इसका मतलब cos x लेस देन 0। जब cos x लेस देन 0, इसका मतलब फलन निरंतर हास्यमान होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और, ये आपको दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अंतराल आपका सेम रहेगा, लेकिन आपके पास अगर फलन f ऑफ x इक्वल टू क्या देता, साइन cos x देता है, ठीक है ना। तो कहा था कि अब बताइए कि इस अंतराल में फलन हास्यमान है या वर्धमान है। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इस फलन का अवकलन करेंगे। अवकलन हमने किया, cos x का हम लोग जानते हैं होता है -sin x होता है, ठीक है, -sin x।
किस चतुर्थांश में पूछा है? द्वितीय चतुर्थांश में पूछा है। अगर द्वितीय चतुर्थांश में देखा जाए तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसका ऋणात्मक मान उस पॉजिटिव वैल्यू को भी क्या होगा? ऋणात्मक बना देगा। और जब उसका वैल्यू ऋणात्मक बन गया, इसका मतलब 0 से छोटा बन गया, तो dy बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा बन गया। इसका मतलब क्या? फलन क्या होगा? हर्षमान होगा। तो इस अंतराल में भी क्या होगा? एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों लेस देन 0 हो जाएगा? क्योंकि आगे ऋणात्मक वैल्यू है। साइन एक्स तो मान पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे ऋणात्मक वैल्यू है, उसके पॉजिटिव मान को भी ऋणात्मक बना देगा, इसलिए इसका मान 0 से छोटा हो गया। जब इसका मान 0 से छोटा होगा तो इस अंतराल मतलब पाई बाई 2 से लेकर पाई में भी यह फलन क्या होगा? हार्समान ही होगा। ठीक है ना, हार्समान होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं जितना भी समझाने वाला चीज़ है मैं सभी को आपको समझा देता हूँ, उसके बाद से क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर ये क्या बोलता पाई से लेकर 3π/2 में अंतराल में आपको चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी सी अब समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हम देख कर बताने वाला है कि फलन आपका हर्षमान होगा, ये आपका क्या होगा? वर्धमान होगा। ठीक है ना, अब हम क्या चेंज कर रहे हैं? फलन आपका ये है, क्या है? फलन आपका cos x है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी पर मैं सब समझा दूँ। एक काम करते हैं, इस पर समझा देता हूँ इन चारों के लिए, फिर मैं इस पर भी समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए, फलन आपका है cos x, अंतराल में आपका चेंज कर रहा हूँ π/2 से 3π/2। इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में लेकर चलते हैं। तीसरे चतुर्थांश में सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा, cos x का माइनस साइन एक्स। तीसरे चतुर्थांश में cos x क्या होता है? निगेटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में होता है ना, दो चतुर्थांश में cos x पॉजिटिव, दो चतुर्थांश में क्या होता है? सभी के सभी मान पॉजिटिव होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, और दो चतुर्थांश में निगेटिव होते हैं। तो साइन एक्स का मान देखा जाए तो साइन एक्स आपका है प्रथम और दूसरे में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी दो में निगेटिव होता है। तो बात हम कर रहे हैं अंतराल पाई से लेकर 3π/2 यानी कि तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तीसरे चतुर्थांश में साइन एक्स क्या होता है? निगेटिव होता है, और आगे इसका निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसके मान को पॉजिटिव बना देगा। अगर इसका मान पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब इस अंतराल में पाई से लेकर 3π/2 में ये जो फलन होगा एफ एक्स इक्वल टू cos x, ये इसका वर्धमान होगा कि हर्षमान? पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब वर्धमान होगा। ठीक है, इस अंतराल में वर्धमान हो जाएगा। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू cos x है, हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया माइनस साइन एक्स। ठीक है, चूंकि हम लोग को अंतराल दिया गया है पाई से लेकर 3π/2, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश की बात हो रही है। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, लेकिन आगे ये ऋणात्मक वैल्यू उसके मान को पॉजिटिव बना देगा। और तीसरे चतुर्थांश और इसके अंतराल पाई से लेकर 3π/2 के लिए फलन का मान होगा वो आपका वर्धमान का काम करेगा। इसी प्रकार 3π/2 से लेकर अगर हम 360 के लिए देखें, 2π के लिए देखें तो क्या होगा? तो यहाँ देखिए 3π/2 से लेके अगर हम 2π के लिए देखें, इसका मतलब चतुर्थांश की बात करें, आपका फलन है एफ एक्स इक्वल टू cos x। अंतराल को मैंने चेंज कर दिया, 3π/2 से 2π के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हम इसका अवकलन करेंगे तो बचेगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स इसका मतलब चतुर्थांश में साइन एक्स निगेटिव होता है, और आगे इसका निगेटिव वैल्यू है, अतः इसका मान को क्या होगा? पॉजिटिव बना देगा। अतः अंतराल 3π/2 से लेकर अगर 2π के बीच में अगर यह फलन है एफ एक्स इक्वल टू cos x, तो इस फलन ये जो फलन होगा वह वर्धमान का काम करेगा। ठीक है, ओके। तो जितना भी चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं इसको भी करा दूँ क्या? नहीं, चलिए अभी इसको जिसकी ज़रूरत है मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, अंतराल को मैं अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन नंबर बी है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद से इसके सी क्वेश्चन पर मैं यहाँ पर आऊँगा। अब मैं इसको अंतराल को चेंज कर रहा हूँ। अंतराल अब आपका हो गया है π/2 से पाई हो गया है। ये कौन सा था? बी था ना आपका, बी, इसका मतलब π/2 से पाई हो गया है। अब मैं इसका चेंज कर रहा हूँ पाई से 3π/2 के लिए। हम ये जाँच कर रहे हैं कि इस अंतराल में ये जो फलन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका वर्धमान का काम करेगा या हर्षमान फलन होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले फलन का अवकलन करेंगे। हमने यहाँ पर अवकलन किया, अवकलन करने के बाद ये आया cos x आया। ठीक है, क्या आया? cos x आया। अब किस अंतराल की बात करें? पाई से 3π/2 यानी कि तीसरे चतुर्थांश की बात है। तीसरे चतुर्थांश में जो cos x होता है वो आपका निगेटिव होता है निगेटिव, बिल्कुल निगेटिव होता है। जब इसका मान निगेटिव होता है तो cos x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान निगेटिव बना देगा। तो इस अंतराल के लिए ये जो फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा वो आपका हर्षमान का काम करेगा। ठीक है, ओके। अगर इसका मान माइनस cos x रहता तो तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव, और इसके आगे माइनस निगेटिव है, अतः इसका मान पॉजिटिव होगा तो वर्धमान का काम करता है। लेकिन साइन एक्स का है तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, और cos x तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है तो ये आपका क्या होगा? लेस देन 0 होगा, तो ये भी आपका हर्षमान का काम करेगा। ठीक है ना, तो हर्षमान का काम π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई में भी कर रहा है, और पाई से लेकर 3π/2 में भी कर रहा है। ओके, चलिए, मतलब दो चतुर्थांश में ये आपका क्या होगा? हर्षमान होगा, और दो चतुर्थांश में क्या होगा? वर्धमान होगा। याद रखिएगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, दो चतुर्थांश में हर्षमान और दो चतुर्थांश में वर्धमान होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा अंतराल अब मैं चेंज कर रहा हूँ। ये आपका अंतराल 3π/2 से लेकर अगर मैं यहाँ पर 2π कर रहा हूँ। ठीक है ना,
3π/2 से लेकर 2π के बीच में कर रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ देखिए, फलन आपका है f(x) = sin x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, होगा f'(x) = cos x। किस चतुर्थांश की बात करें? 3π/2 की बात करें, 3π/2 यानी कि चतुर्थांश की बात करें। चतुर्थांश में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, यहाँ फलन हो रहा है cos में है, तो cos x में इसका मान पॉजिटिव होगा। जब इसका मान cos x यानी कि चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, इसका मतलब फलन क्या होगा? वर्धमान होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें इसके मान को अगर हम यहाँ पर ये कर दें 3π/2 से लेकर 2π, तो इस कंडीशन में cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होता है, तो फलन ह्रासमान की जगह पर अब फलन क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप जांच कर सकते हैं। तो कोई भी मैं केस छोड़ना नहीं चाहता हूँ, हर एक केस को यहाँ पर आपका कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलिए, कोई भी केस नहीं छोड़ेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, अच्छा ये तो आपका बी था ना, ये आपका बी था, तो बी के लिए अंतराल क्या था? अब मैं पुनः क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। अंतराल आपका क्या था? π/2 से लेकर पाई, ये आपका अंतराल था, तो अंतराल में ये भी मैं चेंज कर देता हूँ। जब अंतराल चेंज होगा तो ये आपका π/2 से लेकर पाई की बात हो रही है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? cos x निगेटिव होता है, इसका मतलब ये लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से छोटा होगा, तो फलन निरंतर यहाँ पर ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं पुनः आ गया आपका क्वेश्चंस पर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा सी देखते हैं हम लोग, सी देखते हैं, ये आपका सी, देखिए सी पर क्या बोला है? 0 से पाई में फलन क्या है? फलन आपका f(x) = क्या है? sin x है, ठीक है ना। अंतराल भी देखिए आपका क्या दिया है? अंतराल दिया है 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई। लिखने का तरीका सब में अलग अलग रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ इसको। अब यहाँ देखिए 0 से पाई, इसका मतलब क्या है? 0 से पाई, ठीक है ना। अच्छा, x का मान जो भी आपका 0 से पाई है, x का मान जो भी होगा वो इस पूरे संख्या रेखा, जिसे हम लोग का वास्तविक नंबर जिसे संख्या रेखा बोलते हैं, इसको दो अंतराल में डिवाइड करेगा। 0 से पाई का मतलब 0 से π/2 की बात कर रहा है और π/2 से लेकर पाई की बात कर रहा है, यही तो हुआ। 0 से लेकर π/2 की बात कर रहा है और π/2 से लेकर पाई की बात कर रहा है, यानी कि ये पूरे कोण की बात कर रहा है। कौन सा कोण? यह पूरे कोण की बात कर रहा है, ठीक है ना। यह पूरे कोण का मतलब ये वाला कोण और आपका ये वाला कोण, ये वाला कोण का मतलब 0 से लेकर π/2 और ये वाला कोण मतलब π/2 से लेकर पाई। यह दो अंतरालों की बात कर रहा है। अब इस दो अंतरालों में देखते हैं। प्रथम अंतराल में ये क्या था? प्रथम अंतराल में देखा जाए तो वो पॉजिटिव था। दूसरे अंतराल में क्या है? नेगेटिव है। अब यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, तो ये अब ना ही यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो वर्धमान, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है तो ह्रासमान। वर्धमान भी होगा, ह्रासमान भी होगा, ये कौन सा केस है? तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं? यह ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है। ओके, लिखने का तरीका क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यही है ना। इतना को अंतराल को इतना x और ये क्या है? संख्या रेखा, संख्या रेखा को दो अंतरालों में डिवाइड करेगा। दो अंतराल, ये आपका दो अंतराल कौन सा होगा? यहाँ देखिए 0 से लेकर π/2 और एक अंतराल क्या होगा? π/2 से लेकर पाई में डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना, विभाजित करेगा। ये आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, केस फर्स्ट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट। ओके, तो x बिलोंग्स टू, यदि 0 से लेकर π/2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0 से लेकर π/2, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? cos x क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या केसेस बनेंगे? यहाँ से जो केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे? cos x पॉजिटिव हो जाएगा ना, cos x > 0, तो ये क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। ओके, उचित है ना, ठीक है। केस सेकंड लेकर चलते हैं हम लोग, दिखाई दे रहा है ना आपको? केस सेकंड में क्या हो जाएगा? जब x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर π/2 से लेकर पाई, तो उस कंडीशन में फलन का मान क्या होगा? π/2 से लेकर पाई, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में f(x) क्या है? cos x क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसका मतलब 0 से छोटा, इसका मतलब ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos x < 0, इसका मतलब फलन क्या होगा? ह्रासमान होगा, ठीक है ना, ह्रासमान होगा। मैं देख लूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ह्रासमान होगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। तो
हम लोग क्या लिख रहे हैं, तब हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भैया, फलन ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ये आप लिख लीजिएगा, ना नीचे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए वर्धमान हो रहा है, यहाँ पर ह्रासमान हो रहा है, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फलन किस पर, अंतराल 0 से लेकर पाई में ना ही वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। जो भी चीज़ें हैं अच्छे से समझो, समझ लिए अगर आप, तो एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इसे लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं और अच्छे से चलते हैं, मज़े से चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें इसमें अंतराल फाइंड आउट करना है। अंतराल दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरीका मतलब कौन सा, उसी की सहायता से किसके, स्पर्श रेखा dy/dx f' की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं अंतराल। कैसे, f' को 0 के बराबर कर दीजिए तो आप अंतराल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक जब आपका दिया गया है कि यह निरंतर वर्धमान है, उस कंडीशन में इसका कंडीशन लगाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब आपका नहीं दिया जाएगा ये निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, तो उस कंडीशन में f' बराबर 0 कीजिए, आपको अंतराल फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। आपका कौन सा फलन है, फलन दिया गया है f(x) = 2x³ और -3x, ये आपका फलन दिया गया है। ठीक है ना, केस फर्स्ट लेकर चले तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, f' फाइंड आउट करते हैं ना। तो हल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल में ये हो जाएगा f' = क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x² माइनस ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3x का 3 हो गया। ठीक है, ओके, ये हो गया, आसानी से हो गया। अब यहाँ देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लेकर चलते हैं। क्या, निरंतर वर्धमान है, फलन निरंतर वर्धमान है, तब इसका अंतराल क्या होगा, तो इसका मतलब f' > 0 वर्धमान है तो ग्रेटर देन 0 तो हमें लिखना पड़ेगा ना, हाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये f' क्या है, 6x² - 3 और ये आपका ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा 6x² > 3 होगा ना। ओके, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x² और ये ग्रेटर देन 3/6 होगा, 3/6 का मतलब 1/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब x ग्रेटर देन ±1/2 होगा, ±1/2 आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो फलन होगा वह उसका अंतराल क्या होगा, ±1। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका अंतराल फाइंड आउट करें तो x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर, यहाँ देखिए -1/2 से लेकर 1/2। ठीक है ना, ग्रेटर देन है, -1/2 से बड़ा होना चाहिए या 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये केस कैसे संभव है, आप ये जानते हैं ये केस कैसे संभव है, -1/2 से बड़ा होकर या 1/2 से बड़ा होकर। दरअसल हमने क्वेश्चन से गलत लिख दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन नहीं है क्या। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका है 2x² है, यहाँ पर 2x² है तो ये और -3x है, जब 2x² है तो ये आपका दोनों ना 4x हो जाएगा और यहाँ पर -3 बचेगा। और फलन केस फर्स्ट बनाएंगे तो केस फर्स्ट में क्या होगा, f' फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है, अतः f' > 0 और उस कंडीशन में ये कितना है, 4x है। ठीक है ना, 4x - 3 तो ये हो जाएगा 4x > 3 और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x > 3/4। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका x > 3/4, अतः x का मान क्या होना चाहिए, 3/4 से बड़ा होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट से गलती छाप दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर x इसका इंटरवल फाइंड आउट करना चाहें, इसका मतलब क्या है, x का मान 3/4 से अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन में यह जो फलन होगा वो आपका वर्धमान फलन होगा। ठीक है ना, ओके। तो अगर हम इसे अंतराल के रूप में लिखना चाहें तो अंतराल के रूप में आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो अंतराल के रूप में आप इसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 3/4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3/4 और आपका इन्फिनिट। ठीक है ना, हमेशा ओपन इंटरवल का प्रयोग करना है, कभी भी क्लोज इंटरवल का प्रयोग नहीं करना है, ओपन इंटरवल का प्रयोग करना है। इन्फिनिट के लिए तो हमेशा ओपन इंटरवल का प्रयोग किया जाता है और ऐसे इसके लिए भी 3/4 से क्या है, बड़ा है, 3/4 से बड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, 3/4 से छोटा हो तो क्या होगा, तो क्या यह वर्धमान नहीं होगा, नहीं होगा।
सिंपल सा आ रहा है, 3/4 से बड़ा है तो उसके लिए वर्धमान है, छोटा रहेगा तो वर्धमान नहीं होगा, जांच भी कर सकते हैं। 3/4 से छोटा कितना हो सकता है? 3/4 से छोटा, 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। उससे छोटा आप कर लीजिए, 50% कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए। जब इसके जगह पर 1/2 करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 2 से गुणा होगा, फिर आपका मान हो जाएगा 1/2 और यहाँ से -3/2, 1/2 में से 3/2 जाएगा, कितना हो जाएगा? नेगेटिव में इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 50% में से 3/2 क्या 3/2 1.5 निकलेगा, आधा में से 1.5 निकले कितना बच जाएगा? -1 बच जाएगा। -1 इसका मतलब 1 से 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा इसका मतलब हर्ष मान आ रहा है। तो हमेशा यही से मान ज्ञात हो रहा है ना, 3/4 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका अंतराल क्या होगा? 3/4 और आपका 0, ठीक है। 0 नहीं, इन्फिनिट होगा इसका अंतराल। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं क्या है आपका केस सेकंड में। अच्छा ये क्या है? स्क्वायर था ना, ओ सॉरी, ओ यार ये आपका क्यू है, ठीक है ना, यह आपका स्क्वायर था। तो fx क्या दिया गया यहाँ से देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x। बी सेकंड में निरंतर हर्षमान है ना, उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि f डैश x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3, ठीक है ना। चूँकि फलन क्या है? निरंतर हर्षमान है, तो उस कंडीशन में f डैश x और आपका लेस देन 0 होना चाहिए ना। f डैश x का मान 4x माइनस 3 और आपका लेस देन 0। इसको देखेंगे तो 4x लेस देन 3 और यहाँ से x लेस देन 3/4, ठीक है ना। तो अगर आपके पास फलन निरंतर हर्षमान है तो उस कंडीशन में x का मान 3/4 से छोटा आना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देखा है, तो 3/4 से छोटा होना चाहिए। अगर इसके लिए हम अंतराल फाइंड आउट करें, अंतराल, तो यह इसको अंतराल को कैसे लिख सकते हैं? -∞ से लेकर 3/4 और हमेशा ओपन इंटरवल, और इसके लिए इंटरवल आप फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितना भी चीज़ें मुझे आपको समझाना है, लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए क्या है, ये आपका अंतराल दिया गया है और ये आपका फलन दिया गया है, ठीक है ना। फलन आपका क्या है? 2x³ और -3x स्क्वायर और आपका -36x और +7, ठीक है ना। से पद्धत फलन, हमें इसका क्या करना है? अंतराल ही फाइंड आउट करना है। निरंतर वर्धमान है, निरंतर हर्षमान है। आइए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसका अवकलन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, ये हो जाएगा। ओके, यहाँ से x का मान न लेस देन आ रहा है ना ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, क्या है कहने का मतलब? पिछले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर आया था 4x माइनस 3 आया, तो उस कंडीशन में जब हम यहाँ पर निरंतर वर्धमान होगा या हर्षमान होगा तो उस कंडीशन में लेस देन या ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं लगा सकते हैं। जब आपका पास इक्वेशन बड़ा हो, त्रिघातीय समीकरण हो, तो उस कंडीशन में एक और विधि होता है। f डैश x को 0 के बराबर कर लीजिए, उसके बाद से अगर निरंतर वर्धमान है तो लेस देन और ग्रेटर देन लगाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, हियर f डैश x बराबर 0, तो उस कंडीशन में कितना होगा? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। 6 सब में कॉमन है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको जब आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो ये कितना होगा? द्विघात समीकरण है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसमें से कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक में x प्लस 2 और एक में आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का मान अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x का मान यहाँ से आ रहा है -2 और x का मान यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है ना। x का मान यहाँ से 2 आ गया -2 और x का मान यहाँ से आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे चीज़ें हैं समझने के लिए। अब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? निरंतर वर्धमान होगा तो क्या होगा? निरंतर हर्षमान होगा तो क्या होगा? लेकिन हमें यहाँ पे एक संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब x का मान ये बिलोंग कर रहा है, x का मान 2 है, -2 और 3, यह पूरी आपकी संख्या रेखा को 3 भागों में तोड़ देगा। कैसे तोड़ देगा? यहाँ देखिए, ब्लैक लेने दीजिए, ब्लैक से, उसके बाद से हम इसके कंडीशन पर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, चलिए, ये आपका क्या है? इनफाइनाइट है और ये आपका क्या है? माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है। यह पहला है -2, हम मान लेते हैं ये आपका -2 यहाँ आएगा और ये आपका क्या है? +3 यहाँ आएगा, ठीक है ना।
तो x का जो भी मान आया है वो संख्या रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल में डिवाइड करेगा। कौन कौन सा अंतराल होगा? एक आपका -∞ से लेकर -2, दूसरा अंतराल ये देखिए -2 से लेकर 3, और तीसरा अंतराल 3 से लेकर इनफाइनाइट। ये 3 असंयुक्त अंतराल में सिर्फ -2 और 3 x का जो मान आया है वो आपके पूरे वास्तविक संख्या को 3 अंतराल में डिवाइड करेगा। -∞ से -2, -2 से 3, और फिर आपका 3 से इनफाइनाइट। अब इस अंतराल में -∞ से -2 के बीच में अगर कोई संख्या लीजिए, संख्या लेकर देख लेते हैं, और उसके बाद में देखते हैं इस अंतराल में वो फलन ह्रासमान है कि वर्धमान है। इस फलन में ह्रासमान है और वर्धमान है, या इस अंतराल में ह्रासमान है या वर्धमान है। ठीक है, तो चलिए हम ये वाला केस लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं। केस फर्स्ट नहीं चल रहा है, केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है ना, क्या है? फर्स्ट है ए ले लेते हैं, ए सही रहेगा। जब निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान कौन है? फलन है, निरंतर वर्धमान है। तो उस कंडीशन में आप केसेस भी जानते हैं, f' का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ना। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से, f' ये क्या है आपका? यही तो आपका f' है। ठीक है ना, क्या है आपका? x + 2 और यहाँ से x - 3। इसका मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक अंतराल पर हम जांच रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस अंतराल में देख रहे हैं -∞ से -2, इस अंतराल में देख रहे हैं। इसके बीच में कोई भी संख्या लीजिए, आप कोई भी संख्या, एक संख्या ले सकते हैं। ठीक है ना, -2 से अगर छोटा देखेंगे तो -3, -4, -5, -6, -7, -8, कोई भी एक संख्या लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ, कुछ भी संख्या लेते हैं। कितना ले लो बताइए? 5 ले लो, -5 ले लो। चलिए -5 ले लेते हैं। अगर इसमें -5 लेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा? -5 + 2 कितना आएगा? -5 + 2 -3 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। -5 लेंगे तो -5 -3 कितना आ गया? -8 आ गया। ठीक है, ओके। माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 8 का 24। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। 24 का मान हम जानते हैं 0 से बड़ा होता है। जब 24 का मान 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में f' का मान 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब dy/dx, यानी कि हम कह सकते हैं f' ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वर्धमान होगा। तो इस अंतराल में क्या होगा? फलन वर्धमान हो रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि हम जानबूझ कर लिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। -3 ले लें, चलिए -3 भी ले लेते हैं। -3 लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? -3 + 2 यानी कि -1, -3 कितना हो जाएगा? -6। माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 1 का गुणा 6 में हो जाएगा 6। अब 6 भी जो होता है 6 जो होता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है, यानी कि जो f' का जो मान आया है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस अंतराल में फलन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अतः अंतराल वर्धमान होगा। ठीक है ना, तो इसमें तो हम लोग जांच लिए कि ये फलन क्या है? वर्धमान फलन है। ठीक है, ओके, जांच लेना। इसमें देखते हैं -2, 3 में देखते हैं। तो -2, 3 में हम ये लिखने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, पहले देख लीजिए। -2, 3 में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। चलिए मैं अब +2 ले रहा हूँ। ठीक है ना, +2 लेता हूँ। +2 लिखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और +2 लेंगे तो 2 और में से 3 जाएगा, बच जाएगा आपका -1, तो ये आ जाएगा -4। -4 इसका मतलब f' का जो मान आ रहा है वो आपका लेस देन 0 आ रहा है, तभी तो -4 है। 0 से छोटा इसका मतलब नेगेटिव नंबर, अतः यह क्या होगा? ह्रासमान होगा। तो इस अंतराल में फलन ह्रासमान हो रहा है। ठीक है, इस अंतराल में देखिए 3 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए। 3 से बड़ा मैं 4 ले लेता हूँ, क्या होगा? 10, 20 भी ले सकते हैं। चलिए 10 भी ले सकते हैं। 10 लेंगे तो कितना होगा? 10 और 2 12, 10 लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7, 12 से 84, और ये इसका मतलब 84 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो फलन होगा f' ग्रेटर देन 0, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। ठीक है, तो इस अंतराल में अगर देखा जाए -∞ से लेकर -2, इस अंतराल में फलन वर्धमान है और इस अंतराल में फलन वर्धमान है। लिखने का तरीका क्या होगा? आइए मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से हम नीचे लिखेंगे क्या? अभी हम ये हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्या, ये तो बाद में लिखना है, अभी मैं बताऊँगा कब लिखना है। रेड प्लान यहाँ है। ठीक है, यहाँ देखिए, चूँकि x बिलोंग्स टू -2 और -3, ठीक है ना, x का मान क्या आ रहा है? -2 भी आ रहा है, -3 आ रहा है। संपूर्ण अंतराल को 3 असंयुक्त अंतराल में विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये अंतराल नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए केस फर्स्ट करना है, ये आपका क्या हो जाएगा केस, अब ये मत कीजिएगा, केस फर्स्ट कीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट कीजिए, ओके। केस ए तो रहेगा, ये आपका केस ए है, निरंतर वर्धमान है, तो वो तो हम करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये नहीं करना है, यहाँ पर देखिए केस फर्स्ट करना है सबसे पहले, ये जो केस लेकर चल रहा है केस फर्स्ट, ए या फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से लेकर -2, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा f डैश x, हमने देखा है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ओके, ये हो गया। इसका मतलब फलन क्या है, इस कंडीशन में वर्धमान है, ठीक है। अब केस सेकेंड लेकर चलिए, केस सेकेंड में क्या लेकर चलना है, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस क्या है, -2 से 3, तो यहाँ से जब हमने f डैश x प्राप्त किया तो ये आपका लेस देन 0 हो गया, तो ये क्या है, हार्समान है, हार्समान हो गया, ठीक है ना। केस थर्ड लेकर चलते हैं, लिखने का तरीका देख लीजिए, सब में समान रहेगा। केस थर्ड लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -3 से लेकर इन्फिनिट, ठीक है ना, ओके। तो इस कंडीशन में फलन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब वर्धमान है, ठीक है, ओके। इतना समझ गए ना आप। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि उसको तो ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस तो हमने कर ही लिए हैं। अब यहाँ देखिए, अब आपको के पास क्या चाहिए, अब यहाँ पर केस ए लेकर चलेंगे, ठीक है, ओके। केस ए जो आपका दिया था, क्या दिया था, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। फलन निरंतर वर्धमान है। जब आपके पास फलन निरंतर वर्धमान है, इसका मतलब f डैश x का मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। किस अंतराल पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, -∞ से लेकर -2, 3 से लेकर इन्फिनिट, तो इन दोनों का वास्तव में देखा है तो क्या होगा, यूनियन होगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो उस कंडीशन में अंतराल क्या, हम लोग यहाँ पर अंतराल क्या मिलेगा, यहाँ से अंतराल मिल जाएगा -∞ से लेकर -2, इस अंतराल में आ रहा है, और फिर कौन सा अंतराल में आ रहा है, 3 से लेकर इन्फिनिट, इस अंतराल में आ रहा है। तो इन दोनों के क्या हो जाएगा, इन दोनों के यूनियन में यूनियन ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अंतराल ये हो जाएगा, आंसर ये x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, यानी कि इसमें भी जितना भी जाएंगे और इसमें भी जितना आएंगे, दोनों का यूनियन, ठीक है ना। दोनों का कॉम्बो का लिखने का तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है, याद रख लीजिएगा, ओके। केस सेकंड लेकर चलते हैं। केस सेकंड का मतलब केस बी क्या बोला था, निरंतर हार्समान होगा, फलन निरंतर हार्समान है। तो उस कंडीशन में क्या चाहिए, f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x लेस देन 0 किस कंडीशन में है, -∞ से लेकर -2 से लेकर 3, इसी के बीच में। तो फलन क्या है फलन हार्समान है ना, 0 से छोटा रहा है। तो ये क्या है आपका, तब अंतराल क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 तक, और ये इसका इंटरवल फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें इंटरवल फाइंड आउट करना था। इस क्वेश्चंस को यहीं पर रहने देते हैं। वीडियो जो आपका नेक्स्ट आएगा उसमें आपके अगले 5 प्रश्न होंगे। 5 ही प्रश्न क्यों, क्योंकि वीडियो जब छोटा रहेगा, प्रश्न छोटे रहेंगे, कम से कम रहेंगे, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसलिए अब मैं 2.5 घंटा 3 घंटा का वीडियो नहीं बनेगा, अब से जो भी बनेगा 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो ही बनेगा मैक्सिमम, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू सो मच।